नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू सक्षम क्लासेस में। दोस्तों, हम अपने पिछले अध्याय में विश्व भूगोल से संबंधित कुछ चर्चाएं कर चुके थे। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाद्वीप व महासागर। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम अलग अलग तरीके से महाद्वीप और महासागरों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखते हैं। साइंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जैवमंडल के अंतर्गत हम स्थल मंडल और जलमंडल को पढ़ते हैं, वही महाद्वीप और महासागरों से संबंधित हमारा चैप्टर रहता है। यहाँ महाद्वीप एवं महासागरों में सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जैवमंडल के एक पार्ट के रूप में जलमंडल की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने वायुमंडल से संबंधित जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वायुदा पेटियाँ वगैरह भी हो गई थी। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो जलमंडल से संबंधित है। अब देखो, जलमंडल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि भाई जलमंडल के अंतर्गत हम जल चक्र को पढ़ते हैं, ठीक है, महासागरों को पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ महासागरों के साथ साथ उनकी विभिन्न जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि भाई विश्व के अंतर्गत जो जल का विस्तार है वो कितना है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो जल का विस्तार कितना है। इसके बाद में कौन कौन से महासागर जो हैं वो कौन सी स्थिति में हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनका आकार कैसा है, वहाँ से संबंधित कुछ जलधाराएँ या फिर जल संधियों की अगर हम बात करें तो अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली इसको लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जल को अगर पढ़ रहे हैं तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत काफ़ी सारे दिवस हैं जो हमसे बार बार रिवाइज कर करके पूछे जा चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस की। तो देखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई की बात करें दोस्तों तो विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो काफ़ी ऐसे दिवस हैं जिनकी चर्चाएं आगे वाले चैप्टर में भी हम करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे थे विश्व जल दिवस की। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा, संपूर्ण विश्व के अधिकांश भाग पर जल का विस्तार है। काफ़ी बार पढ़ते हैं कि अगर हम ग्लोब की चर्चा करते हैं, हमारे पृथ्वी की सतह के आकलन करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर अगर देखा जाए तो स्थल की तुलना में जल का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। यहाँ दोस्तों हम एक प्रतिशत के आधार पर इसको समझेंगे कि संपूर्ण जो ग्लोब है या पृथ्वी है इसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है। तो जल का विस्तार आ जाता है लगभग 70.8% भाग पर। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सरफेस की अगर बात करते हैं दोस्तों तो लगभग 71% भाग पर, एग्जैक्ट जो आंकड़ा हमें प्राप्त हो रहा है वो है 70.8% भाग पर जल का विस्तार है। और शेष जो रह जाता है यहाँ स्थल का विस्तार आ जाता है हमारे पास में 29.2% भाग पर। तो विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है, 70.8% भाग पर, और विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल का विस्तार है, तो 29.2% भाग पर स्थल है। ठीक है, अब बात आती है कि साहब हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हमने यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड के आधार पर विभाजन कर दिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा।
इस भूमध्य रेखा के आधार पर अगर देखें तो पृथ्वी का एक तो उत्तरी गोलार्ध हमें प्राप्त हो रहा है, एक पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं यहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध के 40% भाग पर जल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का जब भी हम मानचित्र देखते हैं हमें स्थलीय भाग की अधिकता दिखाई देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, यानी कि 60% भाग स्थल से आवृत है, शेष 40% जो भाग है वो जल से आवृत है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की। तो पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध के 80% भाग पर जल का विस्तार है। जलीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, तो यहाँ 80% भाग पर हमें जल देखने को मिलता है। अब ओवरऑल अगर हम यहाँ एक नया प्रश्न निकालें कि पृथ्वी के किस भाग को हम स्थल गोलार्ध कहते हैं, तो देखिएगा उत्तरी जो गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध को हम कहेंगे स्थल गोलार्ध, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट रूप में हम देखें तो 60% जो भाग आ रहा है वो 60% भाग आता है स्थल के रूप में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो 80% भाग पर जल का विस्तार है। तो हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध की संज्ञा दे सकते हैं, जल गोलार्ध कह सकते हैं। ये तो हमारा विस्तार को लेके एक सामान्य सा तथ्य था। वापस देख लीजिएगा दोस्तों कि विश्व जल दिवस की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल का विस्तार है, 73% जो भाग है वो जल से आवृत है, ठीक है। शेष 29% भाग पर हमें स्थल देखने को मिलता है, जिनको हम महाद्वीपों के रूप में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर हम पृथ्वी का भी विभाजन कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जल कितना, तो उत्तरी गोलार्ध का लगभग 40% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, शेष 60% भाग जो है वो स्थल से घिरा हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध को आप स्थल गोलार्ध कह देंगे। अब बात आती है दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध के 80% भाग पर हमने जल को देखा है, यानी कि यहाँ स्थल गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो स्थलीय भाग लगभग हमें 20% मिलता है, तो हम इसको जल गोलार्ध कहेंगे और उत्तर वाले को स्थल गोलार्ध कह देते हैं। ये तो हमारा बेसिक सा विस्तार को लेके एक प्रश्न तैयार हो जाता है। अब देखो कि ये जितना भी हम जलीय भाग देख रहे हैं, संपूर्ण जलीय भाग, इसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं दोस्तों, पैंथालासा। काफ़ी बार जो है आप विभिन्न क्लासों में इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैंथालासा क्या है। पैंथालासा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों समग्र महासागर। और वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जब प्रस्तुति की, उस समय इन्होंने बताया था कि ये विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं ये किसी न किसी समय में आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें हमने पेंजिया कहा था। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी दोस्तों, इस जलराशि को पैंथालासा कहा गया। तो पैंथालासा का शाब्दिक अर्थ होता है समग्र महासागर। कार्बोनिफेरस युग से पहले की यह घटना है कि वर्तमान के जो 5 महासागर हम पढ़ने वाले हैं, छोटे जितने भी सीमांत सागर हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और इस समग्र महासागर का नाम ही था दोस्तों पैंथालासा। और पैंथालासा इसका जब विभाजन होता है तो वर्तमान महासागरों का निर्माण, वर्तमान के महासागरों का क्या हो जाता है यहाँ दोस्तों, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इन महासागरों को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें चर्चा करनी है कि महासागरों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो महासागरों की औसत लवणता, औसत लवणता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सागरीय जो जल है, इस सागरीय जल में
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमने यह बात की कि औसत लवणता कितनी। अब ये औसत लवणता का मतलब कि अगर हम महासागरों का 1000 ग्राम जल लेते हैं, इस 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा हमें कितनी प्राप्त होती है, ये औसत हमारे पास में कितना आ रहा है दोस्तों। तो देखिएगा औसत लवणता हमें प्राप्त होती है 34.8। अगर हम 1000 ग्राम सागरीय जल लेते हैं, उसमें लवण हमें जो प्राप्त होते हैं वो 34.8 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। 34.8 यानी राउंड फिगर में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 35 ग्राम जो लवण है वो हमें 1000 ग्राम जल से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कौन से जल की, यहाँ महासागरों के जल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा कि समान लवणता, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, कोई ऐसी रेखा है जो समान लवणता वाले स्थानों को मिला देती है। जैसे समान तापमान के लिए हम काम में लेते हैं आइसोथर्म को, ठीक है। समान वायुदाब के स्थानों को मिलाने के लिए हम बात करते हैं आइसोबार की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि लवणता अगर किन्हीं दो स्थानों की समान है तो उनको दर्शाने के लिए हम किन रेखाओं का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जवाब होगा हमारा आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन दोस्तों समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा हो जाती है। औसत लवणता हमारे पास में आ रही है लगभग 34.8 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किसकी है, एक तो ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है। तो देखिएगा विश्व में सर्वाधिक लवणता की बात करते हैं, सर्वाधिक लवणता वाला जलाशय, अगर प्रश्न ये बनता है कि कौन सा जलाशय है जिसकी लवणता सर्वाधिक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, एक झील है लेक वॉन, और लेक वॉन जो झील है ये टर्की से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, अगर हमें सर्वाधिक लवणता वाला सागर पूछ लेता है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर, तो यहां हमारा जवाब हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर नाम सुनते ही एक और प्रश्न माइंड में आ रहा होगा कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। पश्चिमी एशिया में स्थित है दोस्तों जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित, जॉर्डन और इजराइल सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है मृत सागर। इसकी लवणता इतनी है कि यहाँ पर जीवों का विकास नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम यहाँ कहा गया है मृत सागर। तो देखिएगा अगर सर्वाधिक लवणता वाला जलाशय पूछा जाता है तो हम बात करेंगे लेक वॉन झील की, और लेक वॉन झील जो है वो टर्की, ठीक है। टर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया में भी हम पढ़ते हैं और यूरोप में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है भी। दूसरा, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है टर्की को, और यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है। अब देखिएगा सर्वाधिक लवणता वाला सागर की अगर हम बात करते हैं तो मृत सागर आ जाता है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। यहीं अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों के बाद में सर्वाधिक लवणता किसकी, भाई सर्वाधिक लवणता की हम बात करते हैं टर्की की लेक वॉन, ठीक। दूसरे अगर हम बात कर रहे हैं मृत सागर की, और तीसरा जो नाम आ जाता है यहाँ लवणता के अंतर्गत तो ये आ जाता है ग्रेट साल्ट, और ग्रेट साल्ट जो है यूएसए की एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो झीलें आ रही हैं, एक लेक वॉन झील आ रही है, एक ग्रेट साल्ट झील आ रही है, और एक सागर आ रहा है मृत सागर जो कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है, ठीक है। इन सब के बाद में अगर चलें तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं सागरों की औसत गहराई की, औसत गहराई।
तो लगभग जो औसत गहराई हमें प्राप्त होती है वो होती है 3800 मीटर। 3800 मीटर औसत गहराई हो जाती है सभी महासागरों की। अब पर्टिकुलर अगर एक एक महासागर की औसत गहराई की बात करेंगे तो ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सभी महासागरों की बात करते हैं तो इनकी औसत गहराई आ जाती है दोस्तों 3800 मीटर के लगभग। तो ये तो हमारा एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं कि इन महासागरों की और क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिएगा, यहाँ एक छोटी सी बात और कि हम जब लवणता को पढ़ रहे हैं तो लवणता के अंतर्गत हमें कौन कौन से लवण देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में तो सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला लवण, किसी एक लवण की अगर हम बात करते हैं, महासागरों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लवण हमें प्राप्त होता है ये आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो लवण है ये लवण आ जाता है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मात्रा हमें प्राप्त होती है लगभग 70% जो एवरेज हमें प्राप्त हो रहा है ये सोडियम क्लोराइड का है। तो कई बार जो है प्रश्न बन जाता है कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो लवण है ये कौन सा हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद अगर देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये कुछ लवण हैं जो सागरीय क्षेत्र में हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन सब के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इन महासागरों में अन्य जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं ये आ जाती हैं इनमें मिलने वाली विभिन्न जो जलधाराएं हैं। तो जलधाराओं को हम महासागरों के साथ में पढ़ेंगे, लेकिन जलधाराओं की जो गति है, इस गति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं कि सागरीय जो जल की गति है, सागरीय जलधाराओं की गति ये एक इकाई आती है, नॉट इकाई में मापी जाती है। सागरीय जो जलधाराएं होती हैं इन जलधाराओं की अगर गति की हम बात करते हैं तो ये नॉट इकाई में मापी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 महासागरों की, जो वर्तमान के हम 5 महासागर अभी बात कर रहे थे, इन 5 महासागरों की हम बात करेंगे और इन महासागरों की कुछ जो विशेषताएं हैं इनकी भी बात कर लेंगे। एक छोटा सा प्रश्न और है दोस्तों कि सागरीय क्षेत्र में मिलने वाला बड़ा जीव कौन सा है? सागरीय क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो हमारा जवाब होगा ब्लू व्हेल। नीली व्हेल जो मछली है ये महासागरों में मिलने वाला एक सबसे बड़ा जीव हो जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जलमंडल के अंतर्गत जिन महासागरों की हम बात कर रहे हैं उन महासागरों का एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम या आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है? अगर हम बड़े से छोटे के रूप में रखेंगे तो ये अवरोही क्रम होगा और छोटे से बड़े के रूप में रखेंगे तो ये आरोही क्रम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महासागर की, जिसका नाम है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सर्वाधिक गहरा महासागर जिसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। अब माइंड में आ रहा होगा कि भाई इसके बारे में प्रश्न क्या क्या बन सकता है, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इस महासागर की बात करें या फिर अन्य जो 4 महासागर की हम बात करेंगे उनमें भी अगर देखें तो हमें पढ़ना है इनके कुछ सीमांत सागरों की। जैसे दक्षिणी चीन सागर जो है वो किस महासागर का हिस्सा है, ठीक है, या फिर आराफुरा सागर जो है वो किस महासागर का हिस्सा है, ऐसा कोई प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। या फिर बेरिंग सागर के बारे में बात कर लें
महासागरों के सीमांत सागरों के साथ साथ हमें उनकी जल संधियों की भी बात करनी है कि कौन सी जल संधियाँ हैं जो एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ देती हैं। जैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्स में बार बार जो है स्वेज नहर का नाम आप सुन रहे हो, हालांकि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। पनामा नहर की आप बात कर रहे हो, ये प्रशांत महासागर से संबंधित रहेगी क्योंकि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कर देती है। ठीक है, तो ऐसे ही बेरिंग जल संधि की भी हम बात कर लेंगे। तो कुछ जल संधियाँ हैं इंपॉर्टेंट, सीमांत सागर बात करनी है, जल संधियों की बात करनी है, कुछ द्वीप समूह हमें पढ़ लेने हैं, अन्य कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमें चर्चाएं करनी है और जलधाराओं के बारे में हमें विशेष रूप से चर्चाएं करनी होंगी। तो चलिए आते हैं, हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना है दोस्तों इसका। और डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको सभी को पता होगा कि ज्योग्राफी जो है वो टोटली मैप का खेल है। जब तक हमें मैप नहीं आएगा तब तक हम भूगोल को इतना बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्यों ना हम मानचित्रावली को साथ में लेके चलते हैं। आपको ये भी पता लग गया होगा कि भाई प्रशांत महासागर जो है वो किन महाद्वीपों के साथ में सीमा बनाता है। तो फटाफट से यहाँ देख लेते हैं हम। आपके माइंड में दोस्तों आ जाना चाहिए कि ये जो डायग्राम बन रहा है ये डायग्राम किस चीज़ का यहाँ बन रहा है। कुछ एक के माइंड में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा लग रहा होगा कि यहाँ उत्तर और दक्षिण अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। अब उत्तर और दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में हम प्रशांत महासागर को पढ़ेंगे कि पश्चिमी भाग में हम प्रशांत महासागर को पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। तो हम अगर पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहाँ प्रशांत महासागर है, लेकिन अगर हम पूर्व की ओर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक महासागर हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, अटलांटिक। आकृति आपको दिख गई होगी अंग्रेजी वर्णमाला की, ऐसा आकृति में ये बना हुआ है। अब देखो यहाँ पश्चिम की ओर जब हम चलते हैं तो ये सोवियत संघ वाला जो भाग आ जाता है, कमचटका प्रायद्वीप आ जाता है, यहाँ से जापान वगैरह आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और नीचे की ओर अगर हम बात करते हैं तो ये एक महाद्वीप आ जाता है। तो इस प्रकार से करके यहाँ सीधी सीधी बात की जाए तो एशिया महाद्वीप है, यहाँ बात कर ली जाए तो सभी को पता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ की बात कर ली जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडो चाइना प्रायद्वीप जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया द्वीप समूह आ जाते हैं, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। और साथ में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड की भी। ठीक है भाई, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अमेरिका आ जाता है जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका। अब देखो दोस्तों, ये मैंने काफ़ी दूर बनाए हैं ताकि यहाँ से जो जल संधि है उसको अपन आसानी से पढ़ सकें। कुछ द्वीप आ जाते हैं, जैसे यहाँ मैं एक बात करने वाला हूँ एक द्वीप की। प्रमुख द्वीप हैं हवाई द्वीप। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है यह भी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ एक डायग्राम की बात कर रहे थे तो हमारे पास में ट्राइंगल एक बन रहा है दोस्तों, और इस ट्राइंगल के अंतर्गत जो महासागर आ रहा है इसी महासागर का नाम यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो जनरली अगर विशेषता की बात कर रहे थे, विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक गहरा महासागर। ठीक, दूसरा जो हमारे लिए प्रश्न तैयार है यहाँ दोस्तों, इसकी आकृति पूछी जा सकती है। भाई प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो आप सभी को दिखाई दे रहा है इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार आकृति है, ट्रायंगल रूप में है। ऊपर से शीर्ष भाग है, नुकीला है, और आधार जो है इसका काफ़ी विस्तृत है, जो कि यहाँ से इंडो चाइना और यहाँ की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका आ जाता है। अब इस प्रशांत महासागर में हम कौन कौन से सागर पढ़ सकते हैं, तो देखिएगा इसके अंतर्गत हमें जो सागर देखने को मिलेंगे, सबसे पहला सागर यहाँ से संबंधित है दोस्तों बेरिंग सागर। उसके बाद में यहाँ अगर हम बात करते हैं जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर,
पीला सागर, ठीक है। यहाँ की बात कर लेते हैं, अलास्का की खाड़ी, आराफुरा सागर। इस प्रकार से काफ़ी सागर हैं जो इसके सीमांत क्षेत्र में हैं। अब प्रश्न क्या हो सकता था भी, पीला सागर किस महासागर का भाग है? तो पीला सागर जो है वो प्रशांत महासागर का एक सीमांत क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हमें चर्चाएं करनी है इनकी जल संधियों पे। तो देखिएगा बेरिंग सागर जो है, यहाँ बेरिंग सागर एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ऊपर उत्तरी भाग में जो महासागर आ जाता है, जब भी मानचित्र में हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर की ओर एक महासागर आता है दोस्तों, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर। हम लास्ट में चर्चा करेंगे इसकी डिटेल से। फिलहाल हमें यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा था, तो आर्कटिक महासागर यहाँ स्थित है। नीचे हम बात कर रहे हैं तो नीचे हमने प्रशांत महासागर को पढ़ा है, प्रशांत महासागर। अब देखिएगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एक जल संधि आती है और इस जल संधि का नाम होता है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। अब दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, दो महासागरों का नाम पूछता है, किसको किससे जोड़ता है? तो सब प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि आती है ये बेरिंग जल संधि है। लेकिन आर्कटिक महासागर का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर आ जाता है एक छोटा सा सागर जिसका नाम होता है दोस्तों चुकची सागर, इसका नाम है चुकची सागर। अब थोड़ा गौर करना कि चुकची सागर को बेरिंग सागर से, बेरिंग सागर इज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक सी, ठीक है। तो बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि आ जाती है इसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि, ठीक है भाई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि आती है तो भी हम कहेंगे बेरिंग जल संधि। दो तरीके से ये प्रश्न बन जाता है। आगे चलते हैं तो आगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से अलग करने वाली यहाँ एक जल संधि आती है जो मध्य अमेरिका वाला भाग है। इस मध्य अमेरिका में यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का भाग, मध्य अमेरिका में हमें कुछ देश मिलते हैं जैसे होंडो रूस है, निकारागुआ है, ग्वाटेमाला है, पनामा है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो देश हैं वो मध्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इस मध्य अमेरिका का एक जो देश अभी हमने बोला है पनामा, इस पनामा स्थल खंड को काटा गया और पनामा स्थल खंड को काटकर एक नहर का निर्माण कर दिया गया। इसी का नाम होता है दोस्तों पनामा नहर। और काफ़ी सारे एग्जाम में ये नहर पूछी गई है। पनामा नहर किन किन को जोड़ती है? तो सीधी सीधी बात करें दोस्तों, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये प्रशांत महासागर है और जब हम इस पनामा जल संधि से होकर गुजरते हैं पूर्व की ओर, पूर्वी दिशा की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो महासागर आ जाता है इस महासागर का नाम होता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जल संधि आ जाती है पनामा नहर। अब इस पनामा नहर की कोई विशेष बात भी, नहरें तो हैं जैसे स्वेज नहर पे जब भी प्रश्न बनता है तो बात आती है विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर प्रणाली कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर प्रणाली आती है स्वेज नहर, ठीक। अगर पनामा नहर पे हम किसी प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कैसे हो सकता है दोस्तों? देखिएगा 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 80 किलोमीटर लंबी ये नहर आ जाती है, ठीक है। और 80 किलोमीटर लंबी ये जो नहर है यहाँ एक छोटा सागर आ जाता है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। प्रश्न की प्रकृति में वापस आपको लाना चाहूँगा कि जब हमने बात की थी कि पीला सागर किस महासागर का भाग है तो साहब प्रशांत महासागर का। अब दूसरे प्रश्न का जवाब आप दे दो कि कैरेबियन सागर किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है कैरेबियन सागर, ठीक है। इस कैरेबियन के साथ में भी प्रश्न बन जाता है। कई बार क्या होता है अटलांटिक को साइलेंट कर लेता है प्रश्न में और वो डाल देता है कि
कि पनामा नहर जोड़ती है, और वहां दे दिया उसने प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से। अब मान लो अपना पढ़ा हुआ था अटलांटिक, अपन तो क्या सोचेंगे ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है, ये भी सही है, और प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, यहाँ पर भी हमारा प्रश्न सही है। 80 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। ये पश्चिमी अमेरिकी देशों को दक्षिणी पूर्वी अमेरिका से जोड़ देता है, ठीक है। दूसरी विशेष बात यह है कि 2 बड़े महासागरों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। यहाँ प्रशांत महासागर के जल का तल और अटलांटिक महासागर के जल के तल में अंतर है, क्योंकि पृथ्वी तो गोलाभ आकृति की है, ठीक है। तो यहाँ जल के तल में अंतर होने के कारण लिफ्ट बनाई गई है, जैसे ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक ऐसे ही एक लिफ्ट सिस्टम चलता है। तो कौन सी नहर प्रणाली है जो लिफ्ट सिस्टम पर आधारित है, ये एक यूनिक प्रश्न हमारे लिए तैयार है यहाँ पर। तो आपका जवाब होगा पनामा नहर विश्व की एकमात्र ऐसी नहर प्रणाली है जो लिफ्ट सिस्टम पर आधारित है। यहाँ 3 लोक बनाए गए हैं और तीनों लोकों में अलग अलग लोक में अलग अलग लिफ्ट हैं, और पानी भर के जहाज़ को ऊपर उठाया जाता है, फिर नेक्स्ट लिफ्ट में उसको ले जाया जाता है, उसके बाद में लोक बंद कर दिया जाता है, वहाँ पानी भरा जाता है, और इस प्रकार से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की जो है वो जहाज़ों की यात्राएं पूरी होती हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु यहाँ था ये पनामा नहर को लेके था। पहली जो नहर हमने पढ़ी है देखना बेरिंग जल संधि की हमने बात की है, दूसरी जो नहर हमने पढ़ी है यहाँ पर पनामा जल संधि की हमने बात कर ली, पनामा नहर। अब तीसरा आगे चलते हैं तो देखिएगा प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है और यहाँ से अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी भाग है, जब हम दक्षिण अमेरिका को पढ़ते हैं तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में अर्जेंटीना के दक्षिण में कुछ द्वीप आ जाते हैं, यहाँ फ्यूगो द्वीप, ठीक है। इस फ्यूगो द्वीप के आसपास 2 जल संधियों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक जल संधि तो उस व्यक्ति के नाम पर है जिसने सबसे पहले जलीय मार्ग से पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लिया था। कौन सा नाविक था जिसने जल मार्ग के द्वारा एक चक्कर पृथ्वी का सबसे पहले पूरा किया था? तो जवाब आपके माइंड में आना चाहिए दोस्तों, बेसिक सा प्रश्न है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम नाव के माध्यम से पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी, मैगेलन था वो, ठीक है। तो मैगेलन के नाम से एक जल संधि आ जाती है, यहाँ इसे हम कहते हैं मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि जोड़ रही है किसको? प्रशांत महासागर को। ये एक अलग बात है कि अब हम प्रशांत महासागर का अगर विभाजन करना चाहें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर होगा और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जो जल संधि जोड़ देती है, इस जल संधि का नाम होता है मैगेलन जल संधि, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जल संधि और आती है दोस्तों। अगर हम दक्षिण वाले महाद्वीप की बात करते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पर महाद्वीप आ जाता है श्वेत महाद्वीप। माइंड में आ रहा होगा अंटार्कटिका, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप कह दो, श्वेत महाद्वीप कह दो, या अंटार्कटिका महाद्वीप कह दो। तो यहाँ जब हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका का एक भाग है, अंटार्कटिका महाद्वीप का एक भाग है पाल्मर प्रायद्वीप। महाद्वीपों में चर्चा करेंगे कि बर्फ मुक्त भाग कौन सा है, तब हम बात करेंगे इस पाल्मर प्रायद्वीप की, ठीक है। देखो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप हमारे सामने हैं। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य कौन सी जल संधि आती है? तो यहाँ पर जो जल संधि आ जाती है, इस जल संधि का नाम होगा दोस्तों ड्रेक जल संधि। ड्रेक जल संधि, ठीक है। तो ज़्यादा हमें यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात कर लेते हैं। पहली जल संधि थी बेरिंग जल संधि, दूसरी आ जाती है पनामा जल संधि, तीसरी आती है मैगेलन जल संधि और चौथी आ जाती है ड्रेक जल संधि, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 जल संधियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा अगर देखें तो टॉरस जल संधि आ जाती है यहाँ से,
ठीक है, जो आराफुरा सागर को जो है प्रशांत महासागर से यहाँ जोड़ने का काम कर देती हैं। अन्य कुछ जल संधियाँ और भी आ जाती हैं, जैसे हम जापान को पढ़ेंगे। जापान जो है एक द्वीपीय देश है और जापान के जो उत्तर से दक्षिण की ओर द्वीप आते हैं, नाम सभी को पता होंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो ये जो 4 द्वीप मिलकर जापान का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। यहाँ जो उत्तर में स्थित हैं, एक तो होक्काइडो और एक होन्शु, इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जल संधि आती है जिसे कहते हैं सुशीमा जल संधि। ये बाद की बातें, काफ़ी डीप में हो जाता है मैटर, ठीक है, फिलहाल अपने को इतना डीप में जाना नहीं है। तो ये अन्य जल संधियाँ हैं जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत। सबसे पहले हमने पढ़ा सीमांत सागर, उसके बाद में हमने पढ़ लिया यहाँ से संबंधित जो जल संधियाँ हैं उनको। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम द्वीपों को पढ़ेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप आ जाता है। हवाई द्वीप की हमने सबसे पहले चर्चा की थी। हवाई द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप समूह को कहते हैं। अपने लोकल लैंग्वेज में चौराहा आप समझ गए अभी, जब किसी के नज़र वज़र लग जाती है तो कुछ रखा जाता है, नींबू वगैरह, ठीक है। तो 4 रास्तों का जो समूह है, तो वहाँ पर जो चौराहा बनता है प्रशांत महासागर के अंतर्गत, ये आ जाता है हवाई द्वीप समूह। अब इस हवाई द्वीप समूह को हम हमारे अगले चैप्टर, जब भी हम ज्योग्राफी का एक ज्वालामुखी वाला पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पर भी चर्चा करेंगे। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है यहाँ की, ठीक है। ये हवाई द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इन हवाई द्वीप समूह पर ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें दोस्तों अन्य विशेषताओं में, तो प्रशांत महासागर को पृथ्वी का अग्निवलय कहा जाता है। पृथ्वी का अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के जितने सीमांत सागर हैं, जैसे जापान वगैरह को लेते हैं, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर वगैरह में फिलीपींस द्वीप समूह को यहाँ से ले लेते हैं, तो ये जितने भी भाग हैं, या फिर अमेरिका की पश्चिमी सीमा ले लेते हैं, या हवाई द्वीप समूह, इन सभी भागों में विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। विश्व के लगभग 65% ज्वालामुखी जो हैं वो इसी परिप्रशांत मेखला में आते हैं। इस मेखला को कहा जाता है यहाँ पर परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला प्रसिद्ध है किसके लिए भी? तो ये हाँ जवाब हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी के लिए। और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी का अग्निवलय। रिंग ऑफ फायर की संज्ञा भी इसको दी गई है, ठीक है। एक और प्रश्न है कि जितने भी प्लेटें हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, जब हम प्लेटों की बात कर रहे होते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर 6 स्थलीय प्लेट हैं और एक जो प्लेट जलीय प्लेट आती है, इस जलीय प्लेट का नाम है पैसिफिक प्लेट, यानी कि यहाँ पर प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो परिप्रशांत मेखला का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से हो जाता है। पृथ्वी का अग्निवलय इसको कहा जाता है। तो हम एक ज्वालामुखी की बात कर रहे थे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हम ऊंचाई की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है, हम विस्तार की बात नहीं कर रहे, हम उद्गार की गति की बात कर रहे हैं कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार की गति सर्वाधिक है। तो एक ज्वालामुखी आ जाता है जिससे हम कहेंगे माउंट किलायू। माउंट किलायू, और माउंट किलायू का संबंध है हवाई द्वीप समूह से। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है तो जवाब हो जाएगा हमारा माउंट किलायू। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर की कुछ सामान्य सी विशेषताएं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में बात करेंगे दूसरे महासागर की, और साथ में इसकी कुछ जलधाराओं की भी हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।